हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे हम आपके सीटेट की पेडागोजी के बारे में। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आज की वीडियो के अंदर। बात करेंगे आपकी पेडागोजी के अंदर एक दो नंबर की नहीं, बाकी बल्कि आपकी जो आधे नंबर की पेडागोजी आती है, आधे में आपका पेडागो कंटेंट आता है, आधे में आपकी पेडागोजी आ जाती है। जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होती है आपकी पेडागोजी। ठीक है। अब यहां पर आपके दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, ध्यान से सुनना। जितने भी आप लोग हैं, आप में से दो तरीके के स्टूडेंट हैं। एक तो वो स्टूडेंट होते हैं जिनको जो आपके सीटेट के एग्जाम में पेडागोजी होती है उनको बहुत ही आसान लगती है, इजी लगती है। एक वो स्टूडेंट होते हैं जिनको ये पेडागोजी बहुत हार्ड लगती है। अब देखिए, अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने आज की वीडियो देख ली और देखने के बाद इसको सही तरीके से समझ लिया और इसके ऊपर इंप्लीमेंट करा, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आज की वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद और इंप्लीमेंटेशन करने के बाद सिर्फ 10 दिन या 15 दिन इंप्लीमेंटेशन कर लेना, आपको पेडागोजी सबसे आसान लगेगी और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका पेडागोजी। मैंने कहा ना, आपकी आधी आती है पेडागोजी। सीडीपी उठाओगे आधी पेडागोजी आएगी 15 नंबर की, ईवीएस उठाओगे 15 नंबर की आएगी, मैथ्स उठाओगे 15 नंबर आएगी, लैंग्वेज उठाओगे आधी आएगी, सोशल साइंस और साइंस के अंदर जाओगे तो भी आपको वहां पर पेडागोजी देखने को मिलेगी। सबसे स्कोरिंग आपका जो रहती है, आपको पेडागोजी देखने को मिलती है। पेडागोजी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप लोग मुझे आंख बंद करके भी पेपर में भेज दोगे तो भी शायद ही मेरे 2-4 क्वेश्चन गलत होंगे, वरना मैं ज्यादातर सभी क्वेश्चन सही करके आऊंगा। ठीक है। और इतने ही मेरे स्टूडेंट करके आएंगे अगर मेरी गाइडेंस को पूरा प्रॉपर फॉलो करके जाएंगे। आप लोग भी यही काम करोगे अगर आपने आज की वीडियो को सही से फॉलो करा तो, और जितनी चीजें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं उनके ऊपर सही तरीके से इंप्लीमेंट करा। तो क्योंकि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पेडागोजी के लिए आपको पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद फिर मैं वीडियो के एंड में क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस आप लोगों से करवाऊंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि पेडागोजी को करने का जो एक्चुअली में जो तरीका होता है वो किस तरीके का होता है। बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो आज की होने वाली है और बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वीडियो को करते करते आपको पता लगेगा, यार इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है पेडागोजी, और यही एक सब्जेक्ट होता है पेडागोजी जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि सीटेट का जो एग्जाम होता है वो सबसे इजी एग्जाम होता है बाकी के टेट एग्जाम के कंपैरिजन में। क्योंकि बाकी के जो टेट के एग्जाम होते हैं, लाइक आपका जो यूपी टेट का एग्जाम होगा, या मान लीजिए रीट हो गया, यू टेट हो गया, छत्तीसगढ़ टेट हो गया, उसमें ज्यादातर में आपका कंटेंट आता है। बट सीटेट के एग्जाम में आधे में आपकी पेडागोजी आ जाती है, जिसकी वजह से आपका एग्जाम आसान हो जाता है सीटेट का। इसलिए मैं सीटेट के एग्जाम को बहुत आसान मानता हूं पेडागोजी की वजह से। ठीक है। और आप भी इसको आसान मानोगे, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। ठीक। अब देखिए, पेडागोजी के मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीज आपको पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, सब A to Z आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आपकी सीटेट की क्लासेस आपके एग्जाम तक चलने वाली है। तो ये क्लासेस आपको एग्जाम तक मिलती रहेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर बिना कहे आप लोग कर दिया करो। जो बच्चे नए आए हैं उनको शायद पता नहीं होगी, तो ये मेरे सीटेट के नोट्स है जिनको आप लोग मेरी वेबसाइट sachinacademy.com से जाके ले सकते हो, जिनके अंदर ये सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। बाकी सीटेट के लिए आपको अलग से कोई भी XYZ बुक लेने की जरूरत नहीं है, ना कोई प्रैक्टिस सेट लेना है, ना कोई एनसीईआरटी लेनी, ना कोई कंटेंट फलाना डिगना, कुछ नहीं लेना आपको। इनके अंदर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आपके सीटेट की पेडागोजी की, और अब आपको बेसिक से सारी चीज बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें करनी है और कहां से करनी है। जी मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। सभी को गुड इवनिंग। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की ओर। अब ध्यान से एक एक पॉइंट के ऊपर सुनते जाना, अपनी नजरों को गड़ा के रखना, एक पॉइंट के ऊपर, सबके ऊपर मत फैलाना। ठीक है। एक एक पॉइंट के ऊपर अपनी नजर को फैला के रखना। पेडागोजी को मैंने अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करा है। अब देखिए, आपको पेडागोजी के लिए क्या क्या चीजें पढ़नी है उनके ऊपर नजर डालते हैं। तो मैंने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा है जहां से आपको पेडागोजी आपको कवर करनी है। देखिए, सबसे पहले आपको पेडागोजी के लिए जो चीजें पढ़नी है वो पढ़नी है आपको, दो डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने बहुत जरूरी है। पहला डॉक्यूमेंट है आपका एनसीएफ 2005, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। देखिए, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि आपको बच्चों को क्या पढ़ाना है और किस तरीके से पढ़ाना है। अब देखिए, पहले क्या होता था, जो पहले जो टीचर बनते थे भाई, अपना कोई भी कोर्स करा, उसके बाद सीधा अपना भर्ती निकली और उसमें जाकर अपना अप्लाई कर दिया और टीचर बन गए। बट अब ऐसा नहीं होता। अब पहले सीटेट पास करो या टेट पास करो, उसके बाद मेन वैकेंसी निकलेगी, उसको पास करो, उसके बाद जाकर सिलेक्शन होता है। ठीक है। या सीटेट पास करो और उसके बाद जाकर अपना, जैसे बिहार में होता है, अपना फेज वगैरह निकलेगा तब जाकर पास करो।
तो सीटेट तो पास करना जरूरी है। उसका रीजन गवर्नमेंट ने निकाला कि सीटेट पास करने के बाद हमें जो है एक गुणवत्तापूर्वक टीचर मिलेंगे, क्वालिटेटिव टीचर निकलेंगे, जिनको एक्चुअली में पता होगा कि बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करना है, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, बच्चों के साथ किस तरीके से तालमेल बैठाना है। तो इन सभी तरीकों को बताया गया है एनसीएफ 2005 के अंदर। तो एनसीएफ 2005 के अंदर बताया गया है कि आपको बच्चों के साथ किस तरीके से ट्रीट करना है, कि भाई बच्चों को आप जो भी चीज पढ़ा रहे हो वो बच्चों को उनके वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ानी है। बच्चों को कभी भी आप रोट लर्निंग से मत पढ़ाइए, मतलब रटने पर मत पढ़ाइए, ठीक है, रटन प्रणाली से उसको मुक्त करके पढ़ाइए। बच्चों को कभी भी आप पनिशमेंट मत दीजिए किसी भी तरीके की, ना तो फिजिकली पनिशमेंट दीजिए, ना ही उसको ओरली पनिशमेंट दीजिए, ना ही उसको मानसिक पनिशमेंट दीजिए किसी भी तरीके की। हम लोगों की खूब ठुकाई हुई है, कभी हाथ खड़े कर दिए, कभी मुर्गा बना दिया, कभी ठीक है डंडों से खूब तोड़ाई कर दी। बट आज की डेट में बच्चों को आप किसी भी तरीके की पनिशमेंट नहीं दे सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको देनी है, ज्यादा से ज्यादा अवसर आपको देने हैं, जिसमें बच्चा खुद करके सीखे, बच्चे की मातृभाषा की ज्यादा से ज्यादा अवसर देने हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो बच्चे और बच्चे से जुड़ी हुई है, उन सब की डिटेल आपके एनसीएफ 2005 में दी हुई है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए पढ़ना। जब आप लोग एनसीएफ 2005 को पढ़ लेते हो तो आपकी मेंटेलिटी एकदम चेंज हो जाएगी। यार मतलब ऐसी चीज है, मतलब जो हमको पढ़नी पड़ेगी। एनसीएफ 2005 के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर बनाई हुई है, आपको कुछ भी नहीं करना, उस वीडियो को देख लेना। मैं आपको चैलेंज देता हूं, एक बार अगर आपने वो वीडियो देख ली ना, आपकी मेंटेलिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि यार आज की डेट में बच्चों को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, इस तरीके से पढ़ाया जाता है, हमारे साथ तो नहीं होता था ऐसे। तो सबसे पहला काम आपको करना है, एनसीएफ 2005 की वीडियो आपको देखनी है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर उसको डाला हुआ है, उसको आप लोग देखना, ठीक है। उस वीडियो को जरूर देखना आप लोग, क्योंकि जिस तरीके से मैंने उसमें समझाया हुआ है, बताया हुआ है कि आज की डेट के अंदर आपको बच्चों के साथ किस तरीके से करना है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो सबसे ज्यादा हेल्प आपको यहां से मिलेगी। पहला डॉक्यूमेंट हुआ आपका एनसीएफ 2005। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है आपका एनईपी 2020, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए जब से आपका सीटेट का एग्जाम हो रहा है, आपका 2011 से आपका स्टार्ट हुआ, एनईपी 2020 से आपका क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि उससे पहले तो आई भी नहीं थी ये पॉलिसी, ठीक। बट पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में आपकी खूब भर भर के यहां से क्वेश्चन आए। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 के अंदर बहुत समानताएं देखने को मिलती है। अगर मैं इनके पेडागोजिकल एस्पेक्ट के संबंध में बात करूं ना, तो सेम ही देखने को मिलती है। दोनों ही कहते हैं कि बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी, दोनों ही कहते हैं कि बच्चों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी देनी है, दोनों ही कहते हैं कि बाल केंद्रीय शिक्षा को अपनाना है, दोनों ही कहते हैं कि बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हो वो वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाइए। तो दोनों ने लगभग सेम बातें कही हुई है। तो आपको एनईपी 2020 भी आपको पढ़ना जरूरी है, इसके ऊपर भी मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाली हुई है। तो आपको पेडागोजी के लिए ये दोनों की दोनों ही वीडियो आपको जरूर देखनी है। इन दोनों वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आज की डेट के अंदर आपको बच्चों के संबंध में किस तरीके से पेश आना है, किस तरीके से उनको पढ़ाना है, और किस तरीके से आपकी मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी इन दो वीडियो देखने के बाद, ठीक है। एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनते जाइए। पढ़ना आपको बाद में है, पहले आपको यह समझना जरूरी है कि पढ़ना क्या है, उसके बाद चालू करना आप, ठीक है। तो सबसे पहला काम है यूट्यूब पर इन दोनों वीडियो को देखना, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020, ठीक। पहला काम खत्म हुआ। उसके बाद एनसीईआरटी की समरी को आपको पढ़ना है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी होगी तो कुछ तो एनसीईआरटी की किताबों में चैप्टर में दिया हुआ है, कुछ एनसीईआरटी किताबों के नीचे दिया होता है कि अध्यापक के लिए संदेश दिया होता है। तो ये काम तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। आपके लिए एक शॉर्टकट मैं आपको तरीका बताता हूं, इसको आप लोग रहने देना, इसको मैं करा दूंगा आपको। जो मेरी डेली क्लास चलती है उसमें मैं इसको ऐड ऑन करता रहता हूं, तो इसको मैं करा दूंगा आपके लिए, ठीक। तो ये चीज, ये वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ। तो पहला सेक्शन तो हो गया आपका ये वाला, इनको आप लोग जाकर अभी देख लेना, और ये इसको क्लास में मैं कराता रहता हूं। तो पहली चीज तो आपको ये वाली करनी है, इससे आपकी बहुत क्लियरिटी हो जाएगी आपकी पेडागोजी को लेकर, ठीक। एक और जरूरी बात आपको बताता हूं, जो आपकी पेडागोजी पूछी जाती है ना, ये खाली सीटेट के एग्जाम में नहीं पूछी जाती। सीटेट के एग्जाम के बाद केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी भी जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है, जिससे आपको जॉब मिलेगी। वहां पर आपकी पेडागोजी आएगी, तो वहां पर भी आपको हेल्प करेगी। मान लीजिए आपकी डीएसएसबी की वैकेंसी आ गई, वहां पर पेडागोजी आती है, वहां पर आपको हेल्प करेगी। राजस्थान के अंदर मेन वैकेंसी देखने को मिलेगी, वहां पर आपकी पेडागोजी आती है, वहां पर भी यही हेल्प करेगी आपकी। और मान लीजिए सुपर टेट के अंदर आती है, तो कुछ नंबर के पेडागोजिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहां पर भी आपको हेल्प करेगी। आप कोई भी टीचिंग का एग्जाम उठाकर ले आओ मेरे पास,
जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इन चीजों को इंप्लीमेंट कर लिया तो इससे बाहर आपकी पेडागोजी देखने को नहीं मिलेगी। आप मुझसे लिखवा कर ले लो ये चीजें, ठीक है। तो पेडागोजी इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगी। बस समझते जाइए जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पेडागोजी को करने के लिए किसी बुक, किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस चीजें समझते जाइए आप लोग, ठीक। तो पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद देखिए, अब दूसरी बात समझिए, जो है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड जो आपके पेडागोजी में यूज होते हैं। देखिए एक सिंपल सी बात आपको बताता हूं, जैसे सीटेट के एग्जाम मैंने भी दिए, मैंने भी पास किए जब मैं देता था सीटेट के एग्जाम, ठीक है। उसके बाद तो मैंने गवर्नमेंट जॉब ली थी भाई, सीटेट के एग्जाम पास करे, फिर मैंने एग्जाम को निकाला, उसके बाद मुझे जॉब मिली। तो जब मैंने एग्जाम दिए और एग्जाम निकाले तो अनुभव होता जाता है आदमी को। फिर मैंने पढ़ाना शुरू करा, कई सालों को मुझे एक्सपीरियंस हो गया। तो जब आदमी इतने टाइम से पढ़ता रहता है, पढ़ाता रहता है, तो एक्सपीरियंस हो जाता है और उसको कुछ नई नई चीजों का अनुभव मिलता रहता है। तो मुझे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड मिलते गए। जैसे अगर किसी ऑप्शन में ओनली आ जाए, केवल आ जाए, तो भाई आपका ये नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन में देखते उसको गलत काट दो। अगर बच्चों को अवसर देने की बात आ जाएगी तो आपका पॉजिटिव वर्ड आपका आ जाएगा। अगर बाल केंद्रीय शिक्षा की बात आ जाएगी तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड देखने को मिलते हैं, जो कि पेडागोजी में एक रामबाण तरीका होता है इसको सोल्व करने का। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड होते हैं ना, इनके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाकर डाली हुई है। बट बात ध्यान से सुनना, जो पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें जो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड बताए थे, 2-3 पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड जो है वो बेकार हो गए, ठीक है। और उसके अलावा कुछ 2-4 जो है नए देखने को मिले। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव जो वर्ड थे, इन पर न्यू वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इन पर न्यू वीडियो जल्दी ही देखने को मिलेगी, जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी, जो पिछली बार ऑनलाइन हुआ था। क्योंकि मुझे अपडेट करने पड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार मल्टीपल शिफ्ट में कई सारे पेपर हुए थे, तो कुछ नए देखने को मिले थे और कुछ 2-3 पुराने हो गए थे, ठीक है। बाकी सेम एज इट इज वो चली रही है जो पहले चल रहे हैं। तो आपको कुछ ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड देखने, और ये सिर्फ सीटेट में काम नहीं करेंगे, आपके सभी टीचिंग एग्जाम में काम करते हैं। XYZ किसी में भी उठा के देख लो। तो दूसरा काम आपको ये काम करना है। उसके अलावा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपको पेडागोजी में करना है, सबसे महत्वपूर्ण काम अगर मैं बात करूं इन सब में जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है बच्चा। बच्चों को आपको सुप्रीम पावर मानना है। इस संसार में सबसे बड़ी चीज है भगवान। भगवान के बाद अगर दूसरी सबसे चीज सुप्रीम पावर अगर कोई है तो वो है बच्चा। बच्चों को आपको सबसे बड़ी पावर मानना है। कभी बच्चे की गलती मत निकालना। बच्चे से जुड़ी हुई जितनी भी चीज है, चाहे बच्चे के विचार हो, चाहे बच्चे की गलतियां हो, चाहे बच्चे के मिसकंसेप्शन हो, चाहे बच्चे की मदर टंग हो, उसको ज्यादा से ज्यादा उसको अप्रिशिएट करना है, उसको एनकरेज करना है। कभी भी उसको प्रतिबंधित नहीं करना, कभी भी उसको सीमित नहीं करना। हमेशा उसको बढ़ावा देना है, हमेशा उसको अवसर देना है। कभी भी बच्चे को मतलब कम नहीं आंकना। हमेशा बच्चों को सुप्रीम पावर आपको मानना है। आपको मानना है पूरी दुनिया एक तरफ और बच्चा एक तरफ, और वो पूरी दुनिया बच्चे के कदमों में है। इतनी बड़ी पावर है बच्चे के हाथ में। अगर आपने ये समझकर अपने पेपर में, एग्जाम सेंटर में बैठ गए और बच्चों को सुप्रीम पावर समझकर आपने क्वेश्चन का आंसर निकालना शुरू करा, एक आंसर क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, एक भी, ठीक है। इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। तो बच्चों को आपको सुप्रीम पावर मानना है कि इससे बड़ा कुछ नहीं होने का। जैसे क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2011 में, पूछा गया था कि अगर एक बच्चा फेल हो गया, तो वहां पर ऑप्शन तो अलग थे कुछ। अगर वहां पर ऑप्शन ये भी होते ना कि एक बच्चा फेल हो गया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वहां पर जो आंसर था कि पूरी शिक्षण व्यवस्था फेल हो गई। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि बच्चे ने इंटरेस्ट नहीं लिया या बच्चा सही से पढ़ा नहीं। भाई इसका मतलब है टीचर ने सही से नहीं पढ़ाया, करिकुलम सही नहीं था, मंत्री सही नहीं था, शिक्षण व्यवस्था सही नहीं थी, ठीक है, देश सही नहीं था, विदेश सही नहीं था। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर बच्चा फेल हो गया तो इसका मतलब भाई तुम्हारी शिक्षण व्यवस्था पूरी फेल है। इतनी बड़ी पावर है बच्चे के हाथ में। तो आपको बच्चों को सुप्रीम पावर मानना है। बच्चे की कभी आपको गलती नहीं निकालनी, और बच्चे से जुड़ी जितनी भी चीजें है उसको आपको हमेशा जो है क्या मानना है, हमेशा अप्रिशिएट मानना है, उसको प्राइमरी मानना है आपको हमेशा, ठीक है। इसलिए बच्चा समझ गया कितनी बड़ी पावर रखता है अपने हाथ में। चलिए उसके बाद जो है आपको अपने सचिन सर की डेली क्लास लेनी है। डेली मैं आप लोगों के लिए 8 बजे क्लास लेकर आता हूं, जिसमें मैं आपकी कंटेंट के साथ साथ पेडागोजी भी आपकी कवर कराता हूं। तो आपकी क्लास के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी, ठीक है। ये काम आपको करना है, वो मैं आपके लिए करा के ही आता हूं, ठीक है, जिसमें सारी चीजें मैं आपकी कवर भी कराता हूं। उसके अलावा अगर आपको पेडागोजी करनी है, अगर सीटेट के लिए करनी है, सबसे बढ़िया है आपके PYQ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। इससे बढ़िया तरीका कुछ भी नहीं है। अगर आपने सीटेट के सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी लगा लिए तो आपका पेपर उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा।
तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनकी प्रैक्टिस कर लो, उससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। एक और बात आपको बता दूं, जैसे आप लोग केवीएस के एग्जाम के लिए जब जाओगे, ठीक है, कुछ महीने के बाद इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जब उसके लिए आप लोग अप्लाई करोगे तो वहां पर ही आपको देखने को मिलेगी पेडागोजी, तो सेम आपके टॉपिक देखने को मिलेंगे और यही जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, ये सेम आपको वहां पर काम आएगा, जो पेडागोजी आप लोग वहां पर पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपको सेम पीवाईक्यू जो यहां पर पढ़ रहे हो वो वहां पर भी आपको हेल्प करेंगे, और जितना कंटेंट आपको यहां पर सीटेट का मिलेगा वो वहां पर इतना नहीं मिल पाएगा, केवीएस का नहीं मिल पाएगा, वहां पर कंटेंट कम मिलेगा। तो यहाँ का पढ़ा हुआ आपको वहां पर भी हेल्प करेगा, ठीक है, समझ रहे हो। यहां पर आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मैं आपको आगे की चीज बता रहा हूं, ये आप लोग जैसे सुपर टेट के लिए पढ़ोगे या डीएसएसबी के लिए पढ़ोगे या राजस्थान के मेन एग्जाम के लिए पढ़ोगे, तो आज ही सीटेट के अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना शुरू कर दो। इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं है। जो मैंने अपने सीटेट के नोट्स दे रखे हैं उसमें 2011 से लेके और आपका जो पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तब तक के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, उनको अच्छी तरीके से सोल्व कर जाओ, वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। उसके अलावा और कोई बुक आपको सोल्व लेनी नहीं है, ठीक है, उनके अंदर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखिए, मैंने कुछ आपको बेसिक चीज बताई जो आपको पेडागोजी के लिए सोल्व करने के लिए जरूरी है। कुछ चीजें मैंने आपको यूट्यूब पर डाली हुई है, कुछ यूट्यूब पर आने वाली है, कुछ यूट्यूब पर चल रही है, और कुछ आपको ध्यान रखने वाली चीज बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे बच्चों को आपको सुप्रीम पावर माननी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या इसमें कोई चीज मैंने ऐसी बताई कि आपको कोई चीज ध्यान रखनी है, याद करनी है? क्या याद करने वाली बात इसमें कोई थी? क्या आपको सचिन सर की क्लास ली थी, उसमें कोई याद करने वाली बात होती है पेडागोजी में? बच्चों को सुप्रीम पावर आपको याद रखना है, क्या इसमें कोई याद रखने वाली बात है? पेडागोजी में वो बच्चा स्कोर करके ले जाएगा जो अपना दिमाग की जगह दिल से आंसर देगा। ये मैं बात आपको बता रहा हूं, जो बच्चा दिमाग की जगह दिल से आंसर देगा ना, उसका आंसर आपका हमेशा सही निकलेगा, क्योंकि वो बच्चा बच्चे के परिप्रेक्ष्य में कभी आंसर गलत दे ही नहीं सकता। और जिसने बच्चे के परिप्रेक्ष्य में अपना सही आंसर देगा, जो बच्चे के हित में आंसर देगा, उसका ऑप्शन जो है ना कभी भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये पेडागोजी की आपको खासियत होती है। सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे आसान सब्जेक्ट है, पर पता नहीं कुछ बच्चे इससे इतना डरते क्यों है। आई होप पेडागोजी के जितने कंसेप्ट है वो आपकी समझ में आ गए होंगे। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी उस वीडियो को देख लेना, इसके ऊपर जल्दी वीडियो आने वाली है। अब मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ सोल्व करता हूं। अब इनके साथ क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं, ठीक है। पेडागोजी के जितने भी ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उन चारों को ही आप लोग सोल्व किया करो, ठीक है। उन चारों ऑप्शन को सोल्व करने से क्या होता है, आपकी मेंटेलिटी चेंज होती है। आपको पता लगता है कि यार ये वाले कितने नेगेटिव ऑप्शन है, उसमें से कुछ नए नेगेटिव वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो, सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गए, अब इनको पढ़ते हैं एक एक करके और इनके आंसर आप लोग साथ के साथ देने की कोशिश करना। चलिए अब देखते हैं, ठीक जी, हाँ जी। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को और इनका आंसर आप लोग देने की कोशिश करना। क्वेश्चन पेपर सब नोट्स के अंदर ही दे रखे हैं, उनके अंदर देख लेना आप, ठीक। क्वेश्चन पहले दिया हुआ है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता के रूप में किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। देखिए, पहले तो एक टीचर यहां पर गुड टीचर है, क्यों? क्योंकि एक बच्चों को इफेक्टिव यानी प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाना चाहती है और उसके लिए उसको एनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करना चाहती है, ठीक है। यानी एक लक्षण है उसमें एक अच्छे टीचर होने के। तो किस प्रकार कर सकती है वो दिया हुआ है कि प्रत्येक छोटे काम के लिए उसको भौतिक पुरस्कार देकर। अब आपको एक पुरस्कार यानी रिवॉर्ड से संबंधित बात ध्यान रखनी है। बच्चों को रिवॉर्ड देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए, नो डाउट, बट उसको पुरस्कार हर छोटे काम के लिए नहीं देने चाहिए, कंटिन्यूअसली पुरस्कार नहीं देनी चाहिए। उसको कुछ बड़े अचीवमेंट्स पर पुरस्कार देनी चाहिए। बच्चे साहब ने कुछ भी क्वेश्चन पूछा, आंसर दे दिया, ले बेटा चॉकलेट, फिर क्वेश्चन पूछा, फिर आंसर दे दिया, ले बेटा दूसरी चॉकलेट या ये पेन ले ले। हर क्वेश्चन के आंसर पर उसको पुरस्कार नहीं देना, ठीक है। अगर बच्चा कुछ बड़ा अचीवमेंट कर रहा है तब उसको कुछ पुरस्कार देना चाहिए, ठीक है। तो हर छोटी चीज पर उसको पुरस्कार नहीं देना चाहिए, पार्शियली उसको रिवॉर्ड देना चाहिए। पार्शियली उसको क्या देना चाहिए? रिवॉर्ड यानी पुरस्कार देना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा देखिए, इसमें वर्ड आ गया दूसरे ऑप्शन में केवल। ये वर्ड मैंने क्या बताया था, केवल क्या होता है आपका नेगेटिव, आपका टैग वर्ड होता है। आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि केवल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना चाहिए, ठीक है। इसको देखते गलत काट दो। अगला है, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके, देखो बच्चे के गलत उत्तरों को गलत अस्वीकार कर दिया, इतनी बड़ी सुप्रीम पावर के उत्तरों को अस्वीकार कर दिया, इतनी हिम्मत है टीचर के अंदर, और उसको दंडित करके यानी पनिशमेंट करके, इतनी बड़ी सुप्रीम पावर यानी बच्ची को, इतना बड़ा सुप्रीम पावर जो बच्चा है उसको पनिशमेंट देने की बात आ गई। पनिशमेंट के बारे में क्या कहा था? बच्चों को आप किसी भी तरीके की पनिशमेंट नहीं दे सकते, ना ही फिजिकली ना ही मेंटली उसको दे सकते हो, ठीक है। हमें खूब झेला हुआ है, ओ गधे इधर आ, ठीक है, ओ पागल और ये फलाना ढिकड़ा,
हाथ से तोड़ दिया, ठीक है, मुर्गा बना दिया, हाथ खड़े कर दिए, हम खूब झेल चुके हैं। लेकिन आज की डेट में बच्चों को आप किसी भी तरीके की पनिशमेंट नहीं दे सकते, तो क्या हो जाएगा आपका, एक गलत हो जाएगा। उसके अलावा बच्चों को सहजनाभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। देखो यहां पर बात हो रही है कि बच्चों को गैस करने के लिए उसको एनकरेज करो, अनुमानित उसको प्रोत्साहित करो और उसी पर आधारित विचार मंथन करने के लिए कहो। अगर बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान करता बनाना है कि बेटा आपको इस समस्या का समाधान करना है, तो उसको उस पर विचार करने के लिए, उस पर मंथन करने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा अवसर दो। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका बढ़िया हो जाएगा। तो आंसर आपका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग किस तरीके से आपको सोल्व करना है चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 आ गई, किस पर बल देती है, किस पर बल देती है देखते हैं। लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम कि जो अधिगम है यानी जो लर्निंग है वो कैसा होनी चाहिए, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी उस पर जो कैसी एक्टिविटी पर आधारित होना चाहिए वो फ्लेक्सिबिलिटी पर आधारित होना चाहिए। यानी अगर कोई बच्चा चीज लर्न कर रहा है, सीख रहा है, तो सीखने के दौरान अगर कोई बच्चा चीजें सीख नहीं पा रहा तो टीचर को अपने सीखने में सुधार करना चाहिए, किसी दूसरे मेथड का यूज करना चाहिए या टीएलएम का यूज करना चाहिए, ताकि बच्चा दूसरे तरीके से उसको सिखाया जा सके। ठीक है, तो सीखने में फ्लेक्सिबिलिटी का यूज होना चाहिए। ये नहीं हमारे टाइम के जो टीचर थे आ गए, आने के बाद अपने उसी तरीके से पढ़ाना शुरू कर दिया, सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो ठीक है 2-3 लगा दिए, तो उस तरीके का यूज नहीं करना। सीखने में फ्लेक्सिबिलिटी का यूज होना चाहिए। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज का यूज होना चाहिए जहां पर आपकी लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। तो आंसर आपका पहला सही है। अगला है बच्चे के केवल संज्ञानात्मक, आगे पढ़ने की जरूरत है, इसमें आ गया केवल। केवल कैसा वर्ड है, आपका नेगेटिव है कि बच्चे के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, सिर्फ कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। कोग्निटिव के अलावा आपका फिजिकली कहा गया, उसके अलावा आपका स्वयंगात्मक कहा चला गया, सोशली कहा चला गया। ठीक है, तो सभी एस्पेक्ट की बात होनी चाहिए ना, केवल आपके संज्ञानात्मक की बात नहीं होनी चाहिए, तो आपका गलत हो गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर, मानकीकरण होता है आपका नेगेटिव टैग वर्ड, कैसा होता है आपका नेगेटिव टैग वर्ड, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बच्चे के स्मरण कौशलों के आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां पर भी स्मरण करने की, याद करने की, मेमोराइज करने की, रोट लर्निंग की बात आ जाएगी, वो भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, वो भी ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप गलत काट देना। देखिए इस तरीके से आपकी पेडागोजी सोल्व हो रही है। कुछ में आपका पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड यूज हो रहे हैं, कुछ में आपका एनईपी 2020 की जो पढ़ा हुआ आपका उनको काम आ रहा है, और कुछ में आपका खुद का विवेक यूज हो रहा है। ठीक है, कुछ भी ऐसा यूज यहां पर नहीं हो रहा है जिसमें आपको कुछ आपने पढ़ा है और उसका आप मतलब रटा हुआ आप यूज कर रहे हैं। ठीक, तो आंसर आपका फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो गलतियां होती है यानी जो एरर्स होती है वो इस कारण महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए यहां पर ध्यान से सुनना, एनसीएफ 2005 ने बच्चों की गलतियों को क्या माना है, बड़ा महत्वपूर्ण माना है। अब जब बच्चा इतनी बड़ी सुप्रीम पावर है तो बच्चे की गलतियों को भी क्या माना है, उसको भी बड़ा महत्वपूर्ण माना है। आपने एक मूवी देखी है वो गोविंदा की और राज कपूर की। राज कपूर उसमें बदमाश बनते हैं और बनते हैं उसमें राणा साहब बनते हैं। तो जब कोर्ट में जाते हैं, वो कोर्ट में जब जाते हैं तो एक छोटा सा कोई बदमाश होता है, तो जब कोर्ट में वो जाते चलते हैं तो छोटा सा बदमाश उनके पैर छूता है। ठीक है, तो पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। तो पुलिस वाला कहता है भाई कौन है, वो कहते हैं ये राणा साहब है, तुमने इनको पहचाना, मतलब इतने बड़े डॉन क्यों खाली पैर छूता है और राणा साहब उस पर ध्यान भी नहीं देते। उसी तरीके से आपको भी पता है क्या काम करना है, जो बच्चा है ना बच्चा, उसको भी आपको ऐसी पैर छूने और बच्चा आप पर ध्यान नहीं देगा। तो आपको समझना है इतनी बड़ी पावर है बच्चा अपने आप में, और उसी से जुड़ी हुई उसकी जो गलतियां भी होती है ना वो भी बहुत क्या होती है, बड़ी महत्वपूर्ण होती है। सिंपल सी बात है, जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक टीचर को पता कैसे चलेगा कि बच्चा गलती कहां पर कर रहा है, और जब तक टीचर उसको डायग्नोस नहीं करेगा तब तक उपचार कैसे करेगा। तो जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक टीचर उपचार कैसे करेगा। तो इसलिए बच्चों की गलतियां बड़ी महत्वपूर्ण होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा होती है। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार आया है कि बच्चे की जो गलतियां होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा होती है। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए कि बच्चे की गलतियां बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के रोल के अंदर। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इसके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एक महत्वपूर्ण आपको एक वो बताता हूं एग्जाम्पल इसी से जुड़ा हुआ। मैंने सीटेट का एग्जाम पास करा, ठीक, कई बार एग्जाम पास करा। सीटेट के एग्जाम के पास करने बाद जैसे मैं केवीएस के एग्जाम में मैंने कट ऑफ पास करा, उसके बाद इंटरव्यू देने गया तो मेरी मेंटेलिटी चेंज हो गई थी। पेडागोजी पढ़ते पढ़ते मेंटेलिटी चेंज हो गई थी। तो जब मैं इंटरव्यू देने गया, पैनल में 4 लोग थे, तो वहां पर मैडम ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, कहने लगी अगर किसी बच्चे की नोज ही आ जाए तो आप क्या काम करोगे। अगर
मेरी मेंटेलिटी चेंज नहीं होती तो मैं क्या कहता, ए मैडम दिमाग खराब हो रहा है, मैं नोजी पूछता फिरूंगा तो मैं ये कहता ना। लेकिन मैंने क्या कहा, मैडम मैं पूछूंगा उसकी नोजी, ठीक है, मैं पूछूंगा उसकी नोजी। क्यों? क्योंकि मैंने पेडागोजी पढ़ी हुई थी तो मेरे वो काम आ गई, ठीक है, वहां पर कि मैडम मैं पूछूंगा ना नोजी, मैं उसकी नोजी पूछूंगा। अच्छा आप पूछोगे? मैंने कहा हाँ मैं पूछूंगा। तो मैडम ने दोबारा कहा, अगर कोई बच्चा आपके स्कूल में नहीं आ रहा है तो फिर क्या काम करोगे? मैंने कहा मैडम मैं जाऊंगा उसके घर पर, जाऊंगा घर पर जाकर कारण का पता लगाऊंगा वो घर पर क्यों नहीं आ रहा है, और कारण का पता लगाने के बाद फिर समाधान करूंगा, उसके पेरेंट्स से बात करूंगा बच्चा घर पर क्यों नहीं आ रहा है। तो देखो यहां पर जो मैंने पेडागोजी पढ़ी थी वो वहां पर मेरे काम आ गई इंटरव्यू के अंदर, ठीक है, और मेरे इंटरव्यू में अच्छे नंबर भी आ गए थे और मुझे गवर्नमेंट जॉब भी मिल गए थे। आप लोग समझ रहे हो, ये जो पेडागोजी हम लोग यहां पर पढ़ते हैं इससे हमारी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है, ये हमारे एग्जाम में काम आती है और जॉब लगने के बाद भी हमारा साथ देती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पेडागोजी आप लोग जो पढ़ रहे हो इससे आपकी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है, आप लोग समझ रहे हो ना, वरना कोई नोजी पूछ देगा बच्चे की आज की डेट के अंदर, कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे की गलतियां महत्वपूर्ण होती है, यह विद्यार्थियों को पास और फेल समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण डिवाइस है। देखिए जब भी बच्चों को वर्गीकृत यानी क्लासिफाई करने की बात आ जाएगी वो उस ऑप्शन को हमेशा देखते गलत काट देना। आपको हमेशा कभी भी बच्चों को क्लासिफाई नहीं करना, कभी पास और फेल के रूप में नहीं करना, कभी आईक्यू लेवल के रूप में नहीं करना, कभी दिव्यांग और सामान्य के रूप में नहीं करना, कभी भी बच्चों को क्लासिफाई नहीं करना। सभी बच्चों को आपको एक साथ ही रखना है, ठीक है। ये नहीं कर रहा तू समझदार है तू गधा है, ठीक है, या तू ज्यादा पढ़ा लिखा है या तू इस तरीके, कभी क्लासिफाई नहीं करना। ये ऑप्शन बहुत देखने को मिलता है सीटेट के एग्जाम में, तो ये ऑप्शन तो आपका होने से रहा है, ठीक। उसके अलावा यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए, देखो बच्चों को डांटने की बात आ गई तो जहां पर बच्चों को डांटने की पनिशमेंट की बात आ जाएगी वो ऑप्शन आपका सही होने से रहा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह बच्चे के विचारों को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराता है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता भी करता है। बिल्कुल सही बात है, जो बच्चे की जो गलतियां होती है, गलती करने से बच्चों को पता लगता है मैं यहां पर गलती कर रहा हूं, टीचर को भी पता लगता है, तो उनको एक इंसाइट उपलब्ध कराते, अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराते कि हाँ भाई मैं यहां पर गलती कर रहा हूं, ताकि नेक्स्ट टाइम पर वो उस गलती को ना कर सके, और उसके बाद समाधानों को पहचानने में वो उसकी हेल्प भी करती है जो गलतियां होती है। तो आंसर थर्ड अभी तक सही है। यह क्लास से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है, बिल्कुल गलत है। यहां पर फिर इंक्लूसिव क्लासरूम का कंसेप्ट कहा हो गया, यहां पर बच्चों को हटाने नहीं है आपको क्लासरूम में, ठीक। ऑप्शन गया ऊपर, मैसेज गया ऊपर, देखना बच्चे ने क्या पूछा है, एक सेकंड अभी बता दो। हाँ जा सकता हो आप, कोई भी लैंग्वेज से क्वालिफाई हो आप केवीएस में जा सकते हो, ठीक है, नो डाउट। चलिए अब बढ़ते बात के अगले क्वेश्चन की ओर, आप लोग समझिए इसका। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते आपकी स्क्रीन पर, मैसेज आपका देख लिया। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। अब छोटा बच्चा होता है, अलग अलग धारणाएं उसके माइंड के अंदर होती है, आप लोगों के माइंड में भी रहती है, जैसे सीटेट में क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए, ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट रहते हैं भाई, कौन सी किताब पढ़े, कौन से नोट्स पढ़े, क्या रहे, दुनिया भर का कचरा भरा रहता है बच्चों के दिमाग के अंदर, ठीक है, सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। सेम उसी तरीके से छोटे बच्चे के माइंड के अंदर भी बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी धारणाएं रहती है, ठीक है। तो उसको संबोधित करने के लिए क्या करना सबसे बढ़िया रहेगा वो आपको बताना है। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करे। देखो कितना बढ़िया ऑप्शन था, लेकिन एक वर्ड ने पूरा मिट्टी खराब कर दी। जहां पर भी बच्चे या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को प्रतिबंधित या रेस्ट्रिक्शन करने की बात आ जाएगी उस ऑप्शन को गलत काट देना, ठीक है। उसके विचारों को, उससे जुड़ी किसी भी चीज को हमको ज्यादा एक्सप्रेस करना है, अव्यक्त करना है, ना कि प्रतिबंधित करना है, ठीक है। विषय वस्तु यानी कंटेंट को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना नहीं, कभी भी ना तो शिक्षक केंद्रित होगा, ना पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगा, ना पाठ्यक्रम केंद्रित होगा, वन एंड ओनली क्या होगा, बाल केंद्रित होगा, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होगा। क्या होगा, बाल केंद्रित होगा। जितनी भी चीज हो रही है ना, आप लोग पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, गवर्नमेंट एग्जाम ले रही है, ठीक है, स्कूल चल रहे हैं, जितनी भी सब चीज हो रही है ना सिर्फ बच्चे के लिए हो रही है, ठीक। तो कभी भी ना तो टीचर के सेंटर्ड होगा, ना करिकुलम सेंटर्ड होगा, ना आपका टेक्स्ट बुक सेंटर्ड होगा, सिर्फ आपका चाइल्ड सेंटर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये भी आपका गलत हो गया। अगला देखते हैं, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहां पर सही हो जाता, लेकिन इसने प्रतिबंधित दे दिया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन अभी तक सही है। आगे देखते हैं, अधिगम प्रक्रियाओं में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना। देखो यहां पर जो बच्चों की जो सामाजिक सांस्कृतिक रोल है उनकी उपेक्षा करना। मैंने कहा ना, बच्चे या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को आपको क्या काम करना, उपेक्षा नहीं करनी,
ठीक है। अगर बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज की आप उपेक्षा करोगे तो बच्चे में हीन भावना आ जाएगी, वो चीज आपको कभी नहीं करनी। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, आंसर आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका कि अधिगम की अभिप्रेरणा यानी लर्निंग के मोटिवेशन को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। आप लोग क्या काम कर रहे हो अभी, अधिगम यानी लर्निंग आप लोग कर रहे हो, और लर्निंग का आपका मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा क्या है कि सीटेट के एग्जाम को पास करके गवर्नमेंट जॉब को लिया जा सकते। अब इसको किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, तो कायम रखने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या तरीका है, आपको फोकस रखा जाए किसके ऊपर, आपके गोल्स के ऊपर, कि भाई पढ़ लो, पढ़ने के बाद आपका सीटेट एग्जाम पास होगा, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी। इस तरीके से अगर मैं आपको बातें समझाऊं, आपके गोल्स के प्रति आपको सचेत करूं, तो आपको क्या, आपके अंदर क्या आएगी, एक मोटिवेशन आएगी, जिसकी हेल्प से क्या काम करोगे, मोटिवेशन आने के बाद आप लोग पढ़ोगे, लर्न करोगे चीजें, ठीक है। तो गोल्स के प्रति आपको क्या काम करूंगा, मैं फोकस करूंगा। तो आंसर बिल्कुल पहला सही है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, अगर मैं बहुत ज्यादा आसान क्रियाकलाप दूंगा, बहुत आसान आसान क्वेश्चन दूंगा, तो आपका पेपर में जाके बैंड बज जाएगा, बाद में आके मुझे गाली दोगे फिर, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन आपका होने से रहा। यंत्रवत याद करने पर, देखो बात आ गई, याद करने की बात आ गई, मेमोराइज करने की बात आ गई। जहां पर याद करने, मेमोराइज करने की बात आ जाएगी, प्रत्यक्ष स्मरण की बात आ जाएगी, वो आपका नेगेटिव वर्ड होता है, उसको देखते गलत काट देना। बच्चों को दंड देने की, ठीक है, मैंने क्या बताया था, बच्चों को कभी भी पनिशमेंट नहीं देने का, आपको तो वैसे भी नहीं दे सकते, ठीक है, इतने बड़ों को कहां से दूंगा। तो आंसर आपका ये तो वैसे भी नहीं होने चला, आंसर आपका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो के एंड में बताना कितना स्कोर आप लोगों ने सही करा है। और आप लोग देख रहे हो मैं चारों ऑप्शन एक साथ डिटेल में बता रहा हूं आपको, क्योंकि पेडागोजी चारों ऑप्शन को करने पर आपकी सही होती है, ना कि सिर्फ एक दो पढ़ने से। तो चारों ऑप्शन को आपको सोल्व करना जरूरी है। अगला देखते हैं, एक शिक्षिका अपनी क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। देखिए यहां पर बात हो रही है आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आप लोग हैं। देखिए आप लोग अलग अलग जगह से आते हो, अलग अलग भाषाओं से आते हो, अलग अलग संस्कृति से आप लोग आते हो, तो आप लोग सबसे बढ़िया एग्जांपल हो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। जैसा हमारा देश हो गया, ठीक है, उसी तरीके से आपको एक क्लासरूम भी मिलेगी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए, ठीक। तो इसका अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकते हो वो आपको बताना है। यह स्वीकार करके कि जो विभिन्नताओं का अर्थ है वो अभाव नहीं है, बिल्कुल सही बात है, पहले ही ऑप्शन है कि विभिन्नताओं का अर्थ यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ये कतई भी मतलब नहीं है कि ये अभाव है या ये कमी है, ठीक है, ये मतलब कतई भी नहीं है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है कि एकेडमिक लेवल के बेस पर बच्चों का नामांकन व पृथक्करण करना। मैंने क्या बताया था, बच्चों का कभी भी आपको क्लासिफिकेशन यानी उनका पृथक्करण नहीं करना, ठीक है। एकेडमिक बेस पर, पेज पास फेल पर, आईक्यू लेवल पर, किसी भी चीज पर आपको उनको क्लासिफाई नहीं करना। शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूलों में भेजकर, यहां पर भी उनको क्लासिफाई कर दिया, दिव्यांग को अलग कर दिया, कॉमन को अलग कर दिया, ये काम आपको नहीं करना, ये भी गलत हो गया। क्लास में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित कर, देखो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान से देखना। क्लास में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित कर, आप ध्यान से सुनना। बात हो रही है यहां पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, ठीक। जैसा आप लोग सभी लोग हो भाई, आप लोग अलग अलग जगह से आते हो, अलग अलग भाषा है आप लोग बोलते हो, अलग अलग धर्म से आप लोग आते हो, जाति से आते हो, भाषाओं से आते हो। अब जैसे मैं एक टीचर के प्रति मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मैं आप सभी के कल्चर को, आपकी संस्कृति को, आपके धर्म को, आपकी भाषा को, सभी को सम्मान दूं और ज्यादा से ज्यादा अवसर दूं, और ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त करने के मौके भी दूं आपको। बट क्या है इसमें कहा है क्लास में एकल संस्कृति को प्रोत्साहन देने की बात आ गई कि मान लीजिए मेरी भाषा हिंदी है और मान लीजिए मैं, अगर मेरा रिलीजन हिंदू है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी कल्चर को, अपने रिलीजन को और अपनी भाषा को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करूं और बाकी दूसरे के बच्चों को ना करूं, ठीक है। तो क्या ये तरीका बिल्कुल सही रह जाएगा? ऐसे पुराने टाइम में बहुत देखने को मिल जाता था, आज के टाइम में भी शायद कहीं देखने को मिल जाएगा। तो ये काम आपको बिल्कुल कभी भी नहीं करना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आपको सभी बच्चों को समान मानना है, चाहे बच्चा आपका किसी भी कल्चर से आता हो, किसी रिलीजन से आता हो, किसी भी आपका जाति से आता हो, आपको कभी मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आपको हमेशा एक रिसोर्स के रूप में लेना चाहिए। तो आपको कभी भी एकल संस्कृति को एनकरेज नहीं करना चाहिए। ये मत कह देना सर यहां पर एनकरेज आ गया, इसलिए मैंने आपको बताया कि एनकरेज आ गया तो आपका पॉजिटिव हो गया तो सर सही मार दे, ठीक है। यहां पर एकल संस्कृति की बात हो रही है, एकल संस्कृति को कभी आपको प्रोत्साहित नहीं देना चाहिए, आपको सभी बच्चों को आपको प्रोत्साहित देना चाहिए, ठीक है, ना कि एकल संस्कृति को। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर क्या आ गया। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब देखो बच्चों के बारे में, बच्चा क्या है? सुप्रीम पावर। देखो सुप्रीम पावर के बारे में
कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ठीक है, बात आ गई यहां पर निष्क्रिय की यानी पैसिव की बात आ गई। एनसीएफ 2005 आपने पढ़ा हो तो उसमें क्लियर कहा हुआ है कि बच्चा हो चाहे टीचर हो तो दोनों को क्या माना है, निष्क्रिय नहीं सक्रिय यानी कि एक्टिव माना है, जानकारी के सक्रिय प्राप्त करता माना है। देखो जब तक मैं एक्टिव होकर नहीं पढ़ाऊंगा क्या आप लोग पढ़ पाओगे, और जब तक आप लोग एक्टिव होकर नहीं पढ़ोगे तो पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो दोनों का एक्टिव होकर पढ़ना जरूरी है। ठीक, तो निष्क्रिय प्राप्त करता कौन सा सही माना है, ये तो गलत हो गया। बच्चे समस्या का समाधान करता है, ये बिल्कुल सही बात है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा कमेंट बॉक्स में बताओ किसने बच्चों को नन्ना वैज्ञानिक माना है, कमेंट बॉक्स में बताओ। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, एक्सप्लोरर्स है, ये भी बिल्कुल सही है। देखो जब हम छोटे बच्चे थे तो घर से ज्यादा हमारा बाहर मन लगता था, एनवायरमेंट में मन लगता था, यार पार्क में खेलने चलते हैं, दोस्त यार के साथ चलते हैं, तो पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, बिल्कुल सही बात है। तो BCOD आपका आंसर पहला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे बच्चे की भाषा का विकास के बारे में आ गई। ठीक है, कि भाषा विकास में यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। अब बच्चे की भाषा के विकास में सहयोग आपको करना है, ध्यान से करना, तो कौन सा तरीका इसमें पूछा है, गलत है। बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। ठीक है, बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ये तो तरीका सही है कि बेटा कर ले जो तुझे बात करनी है, जितना बात करेगा उतना ज्यादा तेरी बच्चे भाषा का विकास होगा, वरना तो सुप्रीम पावर है, कभी मुझे जलाकर राख ना कर दे। ठीक, तो पहला तरीका तो बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन इसने पूछा कौन सा गलत है। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसकी अपनी भाषा बच्चे की कौन सी होती है, बच्चे की जो अपनी भाषा होती है वो होती है उसकी मातृभाषा। बच्चे की अपनी कौन सी भाषा होती है, वो होती है उसकी मातृभाषा, यानी वो होती है उसकी मदर टंग होती है, यही तो बच्चे की मातृभाषा होती है। मैंने आपको क्या बताया हुआ है, मैंने आपको क्लियर बताया हुआ है, और ये बात एनईपी 2020 ने भी, एनसीएफ 2005 ने बताया हुआ है, बच्चे की मातृभाषा को सबसे महत्वपूर्ण आपको मानना है। बच्चे की मातृभाषा में ज्यादा अवसर आपको देने हैं। बच्चे की मातृभाषा को कभी भी आपको सीमित नहीं रखना। जितना ज्यादा बच्चे की मातृभाषा में आप बच्चों को अवसर दोगे बोलने के, उतना ज्यादा बच्चे की भाषा का आपका विकास होगा। ठीक है, इसलिए बच्चे की मातृभाषा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। एनईपी 2020 ने तो यहां तक भी कहा है कि 8 क्लास तक बच्चों को जो टीचिंग कराई जाए, शिक्षण कराया जाए, वो बच्चे की मातृभाषा में कराया जाए। ठीक है, तो इतना महत्वपूर्ण माना है बच्चे की मातृभाषा को, और यहां पर क्या कह दिया कि उसकी मातृभाषा को अमान्य कर दिया जाए, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, नेगेटिव। लेकिन इसने पूछा कौन सा गलत है, तो गलत तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। भाषा के प्रयोगों के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो आंसर दूसरा नेगेटिव था, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में डैश की भावना पैदा करनी चाहिए। कैसी भावना पैदा करनी चाहिए, जुड़ाव की भावना, यानी बिलोंगिंग, जुड़ाव की बाधा करनी चाहिए, ना कि बहिष्कार की, ना कि हीन भावना पैदा करनी चाहिए, ना कि अलगाव की बाधा करनी चाहिए। ठीक है, देखो वो तो छोटे बच्चों के परिप्रेक्ष्य में, आप लोग तो इतने बड़े हो। ठीक है, हमारी आपस में किसी भावना है, जुड़ाव की भावना है। ठीक है, वरना देखो मैं भी यहाँ पर क्या है, इतना कंटेंट रहता है, मैं भी आप लोगों को सब मतलब मैं पेड क्लास नहीं चलाता सीटेट वगैरह की, क्योंकि मुझे यकीन रहता है कि सीटेट वगैरह इतने छोटे एग्जाम है, मैं इनको अकेले दम पर निकालता है वो अभी तक। ठीक है, तो मुझे पेड क्लास की नहीं लगती, वरना आप जितना मटेरियल देखते हो ना, ये सब आपका पेड क्लास का ही रहता है, या आप पेड क्लास में पढ़ते हो, बट एक जुड़ाव रहता है। तो मुझे रहता है कि मतलब ये पेड क्लास में कराने का क्या फायदा, जब मैं अकेले दम पर सब करा सकता हूँ। ठीक, तो ये सब जुड़ाव की वजह से होता है, वरना अगर पैसों का लालच रहता तो ये सब 2-2,500 रुपए के कोर्स में आप लोग पढ़ रहे होते। तो ये सब आपके ऑप्शन बाकी के गलत हो जाएंगे। ठीक, बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, इसको देखिए। एनसीएफ 2005 मानती है कि मैथ्स में, अब एनसीएफ 2005 मैथ्स के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो चिंतन है यानी थिंकिंग है, और जो तर्कना है यानी रीजनिंग है, इसका एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, वो आपको बताना है। ठीक है, अब मैथ्स के अंदर देखो चिंतन भी होता है, मैथ्स के अंदर आपकी रीजनिंग भी होती है, तर्कना भी होती है। ठीक है, लॉजिकल, मैथ्स की प्रकृति कैसी होती है भाई, लॉजिकली होती है, आदमी लॉजिक लगाता है इसके अंदर। तो इसमें पूछा इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, वो आपको बताना है। विद्यार्थियों को अगर विशेष कोचिंग दे दो तो प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब हम पढ़ते थे तब तो प्राप्त कर लेते थे, जो उसी स्कूल के टीचर से अगर पढ़ लिया तो प्राप्त हो जाता था। ठीक है, प्रैक्टिकल में नंबर दे देता था, काम हो जाता था, बट आज की डेट में नहीं हो सकता। खोजबीन उपागम का प्रयोग करके, बिल्कुल सही बात है, अगर हम खुद खोजबीन करके काम करें तो उसको प्राप्त किया जा सकता है। हस्तचालकों का प्रयोग करके, यह बिल्कुल सही बात है।
संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़कर, ये भी बिल्कुल सही बात है, एनसीएफ 2005 में पढ़ाई भी हुआ है, ये सभी पॉइंट पढ़ाए हुए कि जब बच्चा खुद अपने हाथों से चीजें करके सीखेगा। विद्यार्थियों को चर्चा यानी डिस्कशन में शामिल करके, बिल्कुल सही बात है, जितना बच्चा डिस्कशन में शामिल होगा उतना ज्यादा चीजें सीखेगा। एक ऑप्शन के अंदर कितने सारे पॉजिटिव ऑप्शन आ गए जो आपके एनसीएफ 2005 के अंदर मैंने आपको पढ़ाए थे। तो इसके अंदर आपका जो चिंतन होता है, जो तर्कना होता है, इसमें सारी चीज आपकी शामिल हो जाएंगे। तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। पहला ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें मैं बाकी के दो ऑप्शन पढ़ भी नहीं रहा, क्योंकि मेरी अंतर्दृष्टि कह रही है कि बाकी दो को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कि एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में, यानी एक चाइल्ड सेंटर्ड आपकी क्लासरूम में एक शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती। गलत। एक शिक्षक की तो भाई भूमिका बिल्कुल होती है। इसने कहा कोई भूमिका नहीं होती, गलत। अगर शिक्षक नहीं होगा तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? भले ही बच्चा सुप्रीम पावर है, लेकिन उसको गाइड करने वाला भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। ठीक है, तो टीचर का रोल होता है, बिल्कुल जरूर रोल होता है। ठीक। एक निष्क्रिय भूमिका होती है, बिल्कुल गलत। पैसिव रोल नहीं होता है, आपका क्या होता है? एक्टिव रोल होता है, सक्रिय रोल होता है। अगर मैं यहां होकर सुस्त तरीके से आपको पढ़ाऊं, ठीक है, आराम से चेयर डाल के यहाँ पे बैठ जाओ, पढ़ो रे, आराम से पढ़ो, तो आप लोग पढ़ लोगे? नहीं पढ़ोगे, दो गाली कमेंट में देकर भाग जाओगे। ठीक है, एक्टिव होकर पढ़ाना जरूरी है, तभी आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक, तो ये भी आपका होने चला। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए यानी सीखने को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति, यानी जो स्टूडेंट होते हैं उनको आपस में एक दूसरे को पढ़ने पढ़ाने के लिए क्या हो, ऐसी संस्कृति का, ऐसी क्लासरूम का निर्माण करता है। और ऐसी क्लासरूम का निर्माण करता है जो कैसी होनी चाहिए? जो लोकतांत्रिक, जो एक लोकतांत्रिक यानी एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम होनी चाहिए, जहां पर सभी बच्चों को समान अवसर दिए जाए। ऐसी क्लासरूम का निर्माण कौन करता है? एक टीचर निर्माण करता है। ठीक है, तो बाल केंद्रित कक्षा आप लोग समझ गए। एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम होनी चाहिए जहां पर सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण भी करता हो। कौन करता हो? एक टीचर यानी एक शिक्षक निर्माण करता हो। उसको बच्चों को निर्देश देने के लिए, बच्चों को डायरेक्शन देने की बात कर रहा है टीचर। देखो कितनी बड़ी हैसियत है इस टीचर की। ठीक है, देने के लिए एक तानाशाह की भूमिका हो। कभी भी तानाशाह की भूमिका, डिक्टेटरशिप की भूमिका नहीं निभा सकता टीचर। किसकी भूमिका निभाता है? एक सुगमकर्ता की। किसकी भूमिका? एक सुगमकर्ता की। एनसीएफ 2005 ने एक टीचर को क्या माना है? एक सुगमकर्ता के रूप में, यानी एक फैसिलिटेटर के रूप में माना है। किसके रूप में? एक फैसिलिटेटर के रूप में माना है, एक सुगमकर्ता के रूप में माना है। जो इंफॉर्मेशन को, यानी जो जानकारी को ज्ञान के रूप में कन्वर्ट करता है, उसको कहा जाता है आपका फैसिलिटेटर यानी सुगमकर्ता। और वो कौन होता है? वो होता है आपका टीचर होता है, ना कि तानाशाह होता है। ठीक, तो आप लोग समझ गए इसके अकॉर्डिंग। आंसर आपका, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। क्लास में परिचर्चा यानी डिस्कशन के दौरान एक टीचर पढ़ाए लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो यह किसका एग्जाम्पल है? अब देखिए ये क्वेश्चन, ये चैप्टर जो है आपका, जब से आपका सीटेट का एग्जाम चलता आ रहा है तभी से आपका एक क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। आज तक शायद कभी नहीं हुआ कि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आया। इसको लेने का मेन मकसद ये होता है कि एक जो कंसेप्ट चलता आ रहा है, जो जेंडर बाइस चलता आ रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप आपका चलता आ रहा है, उसको खत्म कराया जा सके। इसको खत्म कराने के लिए ना सिर्फ आपके पेपर की हेल्प ली जा रही है, बल्कि जो आपकी एनसीईआरटी की जो किताबें होती है इनकी भी हेल्प ली जा रही है। जैसे आप लोग अपनी एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ते हो, जैसे आपने ईवीएस में पढ़ा होगा, मैंने आपको चैप्टर भी कराया है। बछेंद्री पाल जी के बारे में आपने पढ़ा, कंडम मल्लेश्वरी जी के बारे में आपने पढ़ा, कल्पना चावला पढ़ा, सुनीता विलियम्स आपने पढ़ा, ठीक है, चमकता सितारा आपने पढ़ा। तो ऐसी महिलाओं के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, तो महिलाओं के बारे में आपने ज्यादा पढ़ा, और ऐसी ऐसी महिलाओं के बारे में पढ़ा जो काम पुरुष नहीं कर सकते वो महिलाओं ने करा। तो बेसिकली उनके बारे में एनसीईआरटी किताबों में के बारे में किताबों में इसलिए दिया गया था, ये बताने के लिए कि जो काम पुरुष कर सकते हैं वो काम महिलाएं भी कर सकती है। वरना ये धारणा रहती थी कि ये काम महिलाएं नहीं कर सकती। तो ये जो जेंडर बाइस रहता है, इस जेंडर बाइस को चैलेंज देने के लिए, इसको चुनौती देने के लिए इन कहानियों को आपकी एनसीईआरटी किताबों में डाला गया था। और इसी के लिए आपके पेपर में भी इस चैप्टर को, जेंडर वाले चैप्टर को आपके सिलेबस में भी डाला हुआ है। और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आना है। जब भी आपके दो जेंडर में, जो आपका मेल होता है, फीमेल होता है, लड़का होता है, लड़की होता है, जब भी किसी एक को ज्यादा प्राथमिकता दी जाए, दूसरे को कम दी जाए, समझ लेना आपका जेंडर बाइस का आपका एग्जाम्पल होता है। जैसे मान लीजिए आज मैंने पिंक कलर की आपकी टी शर्ट पहनी है, देखो ठीक है, आज पिंक कलर की टी शर्ट पहनी है। मान लीजिए आप में से कुछ लोग कहने लग जाए, अरे सर आज तो लड़के वाली टी शर्ट पहन कर आए, क्यों भाई? ऐसा किस बुक में लिखा है या कहां पर लिखा है कि लड़के पिंक कलर की टी शर्ट नहीं पहन सकते?
कोई भी पहन सकता है। जैसे लड़कियों के बारे में बोल दे कि लड़कियां जीन्स पहन कर आई है, टी शर्ट पहन कर आई है, ये तो कहीं कोई भी पहन सकती है भाई, ठीक है, ऐसा कहीं लिखा थोड़ी है। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप के एग्जांपल है आपके, ठीक है, जेंडर बाइस को आपका दिखा रहा है, ठीक। तो कोई भी कुछ भी कर सकता है आपका, जैसे वो इतने बड़े कीर्तिमान बनाए। तो अगर कोई टीचर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ध्यान दे रहा है तो आपका जेंडर बाइस का आपका एग्जाम्पल है। तो आंसर आपका फर्स्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इसलिए बताया था मैंने, आपका जरूर आता है आपका। और पेडागोजी में आपको ध्यान रखनी है, आपको दोनों को आपको इसको इक्वल मानना है, ठीक। और पूछे आपका क्या क्वेश्चन है जी? चंद्रवती जी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपका पता चल जाएगा। हाँ, बीएड कंप्लीट हो गया मेरा, स्टेट वैलिड होगा, व्हाट्सएप पे कर दीजिए, आपका जवाब दे देंगे टीम के लोग। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन है आपके सामने कि शिक्षिका क्लास में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है, ठीक है, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख सके। देखिए, एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, मतलब एक फिक्स टाइम टेबल बनाकर अच्छे तरीके से बच्चा ज्यादा सीख सकता है। अगर ऐसा फिक्स टाइम टेबल बना दे तो बच्चा सीख सकता है। आपने और हम लोगों ने खूब टाइम टेबल बनाया है, कोई सीखा है? कोई नहीं सीखता। 2 दिन तक लगता है दीवार के ऊपर, फाड़ के फेंक देते हैं, अपने आप ही हट जाता है, ठीक है, इससे नहीं हो सकता। दूसरा, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग करके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां पर पुरस्कार और सजा की बात आ जाएगी, ऑप्शन नेगेटिव हो जाएगा। देखो, जहां पर बच्चों को डिसिप्लिन करने की बात आ जाएगी ना, अनुशासन में करने की बात भी आ जाएगी, वो भी आपका नेगेटिव आपका वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप देखते गलत काट देना। अगला आपका, बच्चों के संवेगों को यानी इमोशंस को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, बिल्कुल सही बात है। बच्चे को और बच्चे से जुड़ी जितनी भी चीज होती है, मैंने क्या बताया था, सभी को महत्वपूर्ण मानना है। तो बच्चे के जो संवेग होते हैं वो भी सीखने की प्रक्रिया का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होते हैं आपके। अब देखो, अगर मान लीजिए बच्चा खुश है तो बच्चा का उसको सीखने में मन लगेगा, अगर बच्चा खुश नहीं है तो सीखने में उसका मन नहीं लगेगा। अब देखो, आपने एक वीडियो देखी होगी जो काफी वायरल हुई थी न्यूज के अंदर, उसमें एक बच्चा अपने टीचर से, उसकी जो टीचर होती है बच्चे से नाराज हो जाती है, तो बच्चा टीचर के पास जाता है कि मैडम आप नाराज हो गई। मैडम बोलती है, वो शायद लखनऊ साइड की वो वीडियो थी, वो कहती नहीं हम आपसे नाराज है। वो कहता है नहीं आप नाराज क्यों? वो कह रही नहीं आप शैतानी करते हो। तो बच्चा कहता है नहीं अब नहीं करूंगा मैं। वो कह रही नहीं आप करते हो। फिर वो मनाता है अपनी टीचर को, काफी मनाता है। वो कहती नहीं आप करते हो, मैं ठीक है। तो वो बच्चा अपने इमोशंस दिखा रहा होता है वहां पर, लेकिन टीचर जो होती है वो अच्छी तरीके से उसके इमोशंस को जानती है, ठीक है। तो वो काफी मतलब रूठने मनाने के बाद वो कहती है ठीक है आज के बाद मत करना, ठीक है। तो बच्चा उसको प्यार वार करता है और उसके बाद जो उसकी बात को मान जाता है। आप लोगों ने नोटिस करा, बच्चे ने अपने वहां पर इमोशंस दिखाए और टीचर ने उसके इमोशंस का कितना अच्छी तरीके से ख्याल रखा, और ख्याल रखने के बाद वो उसके साथ बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से रहकर उसको अच्छी तरीके से टीचिंग भी कराती है क्लासरूम के अंदर, और कितना फ्रेंडली तरीके से उसको कराती है। उसी तरीके से आज की डेट में आपको ऐसे ही टीचर बनकर पढ़ाना है बच्चों को। हमारे टाइम में कुछ होते थे ऐसे टीचर, अगर डांट दिया नाराज हो गए, पता है क्या कर लेकर आइयो भाई, मेरा वो डंडा कहाँ रखा है, ठीक है, इसको सुधारो भी 2 मिनट के अंदर, ठीक। तो आपको ध्यान रखनी है जो बच्चे के स्विंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो भी सीखने की प्रक्रिया का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो आंसर आपका अभी तक ठीक है। थर्ड, बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके, देखो ये वाली बात आ गई कि बच्चे की एबिलिटी के आधार पर उनको क्लासिफाई करने की बात आ गई, उनको समूह में बनाने की बात आ गई। ये काम आपको नहीं करना, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है? वो कहा की थी वो मैडम, लखनऊ की थी ना वाली मैडम, शायद बताना कमेंट बॉक्स में, कहा की थी वो मैडम। जीन प्याजे कहां पर आ गए? यहां से बात तो मैडम की चल रही है, विशाखा मैडम। अच्छा, मैं सोच रहा जीन प्याजे कहां से आ गए यहाँ पर। जीन प्याजे लिख रहे हो कमेंट बॉक्स के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए सामने, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन है आपका कि क्लास में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। क्लास में बताओ बच्चों को कब समझा जा सकता है प्रेरित यानी मोटिवेट? वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्लास में ध्यान रखना, वो बच्चा मोटिवेट होगा जो बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हो, क्वेश्चन सर इसका मैं बताऊंगा, मैडम इसका आंसर मैं बताऊंगा, जिनके हाथ खड़े होंगे। और जो चुपचाप यूं नीचे यूं रहेंगे ना गर्दन करके, वो समझ लो उन्हें नहीं आता कुछ भी, ठीक है। वो बिल्कुल नीचे गर्दन करके रहेंगे, भगवान मेरे से ना पूछ ले बस, ठीक है। तो समझो क्लास में मोटिवेशन वाले बच्चे नहीं है, उन्हें कुछ नहीं आता, उनका डब्बा गोल है। तो जो बच्चे क्लास में क्वेश्चन पूछते हो उनको सबसे ज्यादा क्लास में मोटिवेट समझा जा सकता है। या तो आंसर अभी तक पहला ठीक है। अगला देखते हैं, वे अच्छी तरीके से ड्रेस पहन के स्कूल में
आते हैं उनको मोटिवेट जा सकता है? नहीं, उनको चंपू समझा जा सकता है। अगला है वे क्लास में डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। अनुशासन, डिसिप्लिन, मैंने बताया था डिसिप्लिन बनाए रखना आपका नेगेटिव होता है, तो ये भी होने सर आपका, ये भी आपका गलत है। वे सभी उपस्थिति में नियमित होते हैं, ठीक है, तो उपस्थिति में यानी आप प्रेजेंट रहते हैं, तो ये भी आपका हो नहीं सरा, ये भी आपका मोटिवेशन का तरीका नहीं है, प्रेरित नहीं समझा जा सकता। देखो हमारी क्लासरूम के अंदर जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो मेरा एक फ्रेंड था मित्तल, ठीक, तो हमारे स्कूल के अंदर आई थिंक अभी प्राइवेट स्कूल के अंदर होता होगा कि जो बच्चा ज्यादा प्रेजेंट रहता है उसको अवार्ड मिलता है, ठीक है, वो रिपोर्ट कार्ड भी मिलता है कि ये बच्चा सबसे ज्यादा स्कूल में प्रेजेंट रहा, ठीक, आज भी शायद प्राइवेट स्कूल के अंदर होता होगा, ठीक, हमारे वाले स्कूल में भी होता है, ठीक, हमारा खुद का भी स्कूल है। तो वो मतलब उसको बुखार हो जाए, आंधी तूफान हो जाए, वो स्कूल आता ही आता था, क्योंकि उसको वो मिलना था, अवार्ड मिलना था, और उसको वो मिलता था हर साल, जो है उसका सर्टिफिकेट मिलता था। तो उसने इतना नाक में दम दे दिया था, पूरी क्लास किसी दिन छुट्टी भी कर जाओ उसका स्कूल जाना जरूरी रहता था। तो वो इतना उपस्थित रहता था, मतलब इतना रेगुलर रहता था, उसकी अटेंडेंस शायद ही कभी उसकी छुट्टी रहती थी। आज वो मोबाइल का काम करता है, ठीक है, तो मतलब आप लोग समझ रहे हो काबिलियत का इसका फर्क नहीं पड़ता कि अच्छी ड्रेस में जाओ, अच्छे डिसिप्लिन में जाओ या अटेंडेंस में रहो, ठीक है, तो काबिलियत का इससे फर्क पड़ता है कि आपको कितना आता है, उससे आप लोग समझे जा सकते हो कि आप कितने मोटिवेट हो, ठीक है। तो आंसर आपका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपको दिया है कि विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी क्लास में सहवाग का आ गया, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम विद डाइवर्स लर्नर्स, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग, ठीक है, कि विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी क्लासरूम में सहयोगात्मक अधिगम और समवयस्कों से सीखना। देखो अलग अलग यहाँ पर शिक्षार्थियों वाली क्लासरूम है, आप लोग भी अलग अलग बच्चे हो, तो सहयोगात्मक अधिगम यानी आपस में दोस्तों यारों में एक दूसरे से सीखना, और पीयर ट्यूटरिंग, ठीक है, ये पीयर ट्यूटरिंग एक दूसरे से सीखना, और कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, तो ये क्या है, सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए। देखो यहां पर बात आ गई सक्रिय एक्टिव रूप से, और निरुत्साहित आ गया आपका डिस्करेज आ गया। तो डिस्करेज क्या होता है, आपका नेगेटिव वर्ड होता है, क्या होता है, आपका नेगेटिव वर्ड होता है। दूसरा इसमें आ गया और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, कंपटीशन क्या होता है आपका, ये भी नेगेटिव वर्ड होता है। तो एक के अंदर आपका एक पॉजिटिव आ गया, दो नेगेटिव वर्ड आ गए, तो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है। कभी भी आपको डिस्करेज नहीं करना, और ना ही कभी आपको कंपटीशन को बढ़ावा देना है, ठीक, तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है आपका केवल। देखो शुरुआत में भाई साहब मिल गए केवल, कितना काम आसान कर देते शुरुआत में मिलके, कि केवल कभी कभी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो तुलना भी आ गया, जहां पर भी कंपैरिजन आ जाएगा वो भी आपका 99% आपका गलती होगा। अगला देखते हैं सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़ सके। बिल्कुल सही बात है, जब आपस में एक दूसरे से लोग सीखते हैं, जैसे आप लोग सीख रहे हो अपने दोस्त यार से, एक लोग सीखते हो, या फिर अपने समवयस्कों से, या फिर अपने जो एल्डर्स होते हैं उनसे सीखते हो, जैसे मुझसे सीखते हो, तो वो क्या होता है, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जैसे आप लोगों के दोस्त यार या बड़े लोग कहते हैं कि भाई चलो सचिन सर की क्लास ले लो, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे समवयस्कों की भी स्वीकार्यता बढ़े, यानी हम लोगों की भी स्वीकार्यता बढ़े, दूसरे लोग भी और सीख सके, ठीक है। तो आंसर आपका थर्ड आंसर आपका अभी तक सही है। कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए, और विद्यार्थियों का क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। वही वाली बात आ गई कि उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई करना चाहिए, ये ऑप्शन आपका सही नहीं होने का, ठीक। चलिए देखते हैं अब आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया कि भारत में अधिकांश जो क्लासरूम होती है वो कैसी होती है, बहुभाषीय होती है, यानी कि आपकी मल्टीलिंगुअलिज्म होती है, ठीक। और इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो आपकी जो मल्टीलिंगुअलिज्म होती है, बहुभाषीय होती है, क्या होती है कि एक ऐसी क्लासरूम जहां पर अलग अलग भाषाओं के बच्चे होते हैं। कोई बच्चा हिंदी बोलता है, कोई बच्चा तमिल बोलता है, कोई बच्चा पंजाबी बोलता है, कोई बच्चा कन्नड़ बोलता है, कोई बच्चा कुछ भी बोलता है, ठीक है। तो ऐसी क्लासरूम जहां पर अलग अलग भाषाओं के बच्चे होते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है इसको एक किसके रूप में मानना है, एक रिसोर्स के रूप में, एक संसाधन के रूप में मानना है, ठीक। कई बार इसको बता चुका हूं। क्यों, देखो हिंदी वाला तमिल वाले से कुछ सीखेगा, तमिल वाला कन्नड़ वाले से कुछ सीखेगा, कन्नड़ वाला पंजाबी वाले से कुछ सीखेगा। इनका क्या होगा, शब्दों का आदान प्रदान होगा, भाषाओं का आदान प्रदान होगा, तो इनका शब्द भंडार बढ़ेगा। शब्द भंडार बढ़ने के साथ साथ इनका कल्चर का आदान प्रदान होगा, तो कल्चर के सम्मान के प्रति भी कल्चर का सम्मान करेंगे ये एक दूसरे के कल्चर का, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक रिसोर्स का काम करेगा, संसाधन का काम करेगा, ना कि कभी ये बाधा बनेगा, बोझ बनेगा, ना समस्या बनेगा। तो इसको हमेशा एक बहुभाषा के रूप में, बहुभाषा को हमेशा एक संसाधन के रूप में आपको लेना है, ठीक।
चलिए, और वैसे भी बच्चे का से संबंधित क्वेश्चन है भाई, इसको बाधा कैसे ले सकते हो। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। यहां पर आपका ईवीएस का आपका ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, नहीं है, नोट पूछ लिया। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा यानी डेफिनेशन प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखो यहां पर बात आ गई, डेफिनेशन की बात आ गई। जहां पर भी आपको डेफिनेशन की बात आ जाएगी वो आपका हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। कभी भी आपको बच्चों को डेफिनेशन याद नहीं करानी, ठीक है, भले ही आपको उसमें इंकरेज करने की बात हो, ठीक, तो आपका नेगेटिव होता है। तो देखते गलत कर देना, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। बच्चों की जिज्ञासा, तो आंसर तो पहले से ही हो जाएगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन इसने नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, पॉजिटिव हो जाएगा। परिवेश मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये तीनों के तीनों आपके पर्यावरण के आपके उद्देश्य होते हैं, पहला उद्देश्य नहीं होता आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यार ये नहीं वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनको एग्जाम में ध्यान से पढ़ा करो, ये बहुत फंसाते हैं नहीं वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखो कौन सा उद्देश्य नहीं है, उसके ऊपर नजर डालते हैं। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, ठीक है, मतलब हायर और एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स की तैयारी करना। देखो एनसीएफ 2005 मैंने जब आपको पढ़ाया था, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, जहां पर हायर स्टडी करने की बात आ जाएगी, जहां पर आजीविका की बात आ जाएगी, ठीक है, यानी कमाई के लिए पढ़ाई करने की बात आ जाएगी, जहां पर टेक्निकल पढ़ाई करने की बात आ जाएगी, जहां पर भी उच्चतर पढ़ाई करने की बात आ जाएगी, जहां पर भी ऐसी पढ़ाई करने की बात आ जाएगी ना, उन ऑप्शन को देखते ही गलत काट देना है। ये इनको कहीं पर भी एनसीएफ ने सही नहीं माना है कि ऐसी पढ़ाई बच्चों को आपको करानी है, ठीक है। लेकिन इसने पूछा नहीं है, तो नहीं का आंसर आपका यही से हो जाएगा। एनसीएफ ने किनको सही माना है कि गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना, ताकि बच्चों को देखो कोई भी बच्चा हो बड़ा हो, जिंदगी मैथ्स का रोल उसकी जिंदगी में हर जगह पड़ता है, ठीक है, कहीं भी जाएगा तो मैथ्स का रोल हर जगह पड़ेगा, कोई चीज खरीदेगा बेचेगा कुछ भी करेगा, ठीक है। तो उसकी जिंदगी का भाग बनाना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, तो इनकी बात एनसीएफ 2005 ने कही है, लेकिन पहले वाली की बात एनसीएफ 2005 ने नहीं कही, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन अगला कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणा को साझा करने का अवसर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया जो भी बच्चे की जो आपके मिसकंसेप्शन वगैरह रहते हैं, ठीक है, जो भी बच्चे के मिसकंसेप्शन आपके रहते हैं और उनकी जो भ्रांतियां रहती है उनको साझा करने का उसको अवसर देना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि जो भ्रांतियां और जो वैकल्पिक अवधारणा है वो हमेशा आधारहीन होती है, गलत, वो हमेशा आधारहीन नहीं होती और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती है, ठीक है, उनका महत्व नहीं होता, गलत, ये महत्वपूर्ण होती है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जब मैंने आपको त्रुटियों वाली बात बताई थी, यानी एरर्स वाली बताई थी, कि बच्चे और बच्चे से जुड़ी सभी चीजों को आपको महत्वपूर्ण मानना है, चाहे बच्चे की गलतियां हो, चाहे बच्चे के मिसकंसेप्शन हो, उन सभी को आपको महत्वपूर्ण मानना है। आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, ठीक। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तर्क वाला। तो आपका ए सही है, बस आपका ए सही है, लेकिन आर आपका गलत है, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके लास्ट क्वेश्चन की ओर, उसके बाद आप अपना स्कोर बताना और उसके बाद कोई क्वेश्चन हो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछना फिर, ठीक। चलिए आगे आपके सामने लास्ट क्वेश्चन, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन आपका कि शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए यानी क्रिएटिव थॉट के लिए प्रोत्साहित कैसे कर सकता है। क्रिएटिव वाला चैप्टर मैंने आपको परसों ही बताया था, क्रिएटिव थॉट के लिए, ठीक है, जहां पर एक से ज्यादा समाधान देखने को मिलते हैं। तो क्रिएटिव थॉट के लिए प्रोत्साहित कैसे कर सकता है? उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहना, याद करने की बात, देखो कंठस्थ क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, तो देखते गलत कर देना, इसको प्रोत्साहित नहीं कर सकते, ठीक। उसके अलावा उन्हें प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर रिकॉल वाले, ये भी नहीं कर सकता, ये भी आपका नेगेटिव होता है। उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देकर, ये भी नहीं हो सकता, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देकर, ये भी आपका नेगेटिव होता है। उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, कि उन्हें कोई समस्या दे दी, समस्या जैसे आपके सी टेट के एग्जाम में हमें 140 प्लस नंबर लेकर आने हैं,
तो उन्हें इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कह दी कि भाई इसके विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं। विभिन्न तरीके क्या लगाओगे कि भाई सचिन सर की डेली क्लास देखेंगे, उनके नोट्स को अच्छे तरीके से गोल कर पी जाएंगे, डेली 4-5 घंटे की प्रैक्टिस करेंगे। तो विभिन्न तरीके से सोचने के लिए कहकर इससे क्या होगा, आपको क्रिएटिव विचार, क्रिएटिव थॉट्स, ठीक है, इसको प्रोत्साहन आपको मिलेगा। ठीक, तो सबसे ऑप्शन बढ़िया आपका फोर्थ वाला रहेगा। तो फ्रेंड्स ये आज आपके 20 क्वेश्चन नहीं थे, 4 ऑप्शन बता के एक तरीके से आज आपके 40 क्वेश्चन हो गए। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया कि आपको पेडागोजी किस तरीके से सोल्व करनी है, क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, वो सब मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। जो बच्चे बीच में जुड़े या जो बच्चे लास्ट में जुड़े वो शुरुआत में वीडियो को देख लेना, मैंने शुरुआत में सारी चीजें बताई हुई है। और शुरुआत वाली चीज सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए वो बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, शुरुआत वाली चीज जो मैंने आपको बताई, उसके बाद क्वेश्चन आंसर थे। अब कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, और जो भी आपका स्कोर रहा तो आप लोग अपना स्कोर बता सकते हो। पूछे क्या क्वेश्चन आपका जी। नोटिफिकेशन जल्दी आएगा भाई आपका, ठीक, एकदम आएगा, एकदम परेशान हो जाओगे फिर, इसलिए तैयारी एकदम करते रहिए। और पूछिए। ममता पटेल 20 में से 18, गुलशन कुमार 20 में से 20, प्रियंका पाठक 20 में से 19 सही है सर, थैंक यू सर, आपकी क्लास एंड नोट्स वेरी यूजफुल। ठीक है प्रियंका पाठक। प्रशांत कुमार 20 में से 20, गीता धीमान 20 में से 20, और अब 20 में से 20 ज़्यादा आ रहा है। शिव कुमार 20 में से 20, हसीब अख्तर 20 में से 18, घसिया परवीन 20 में से 20, 20 में से 20 ज़्यादा है, झूठ बोल रहे हो या अभी सही में 20 में से 20 है भाई आज इतने। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी क्लास है, मेरे टोटली सही हुआ। ठीक है, क्वेश्चन भी आज मतलब ठीक ही थे, मतलब ज़्यादा है वो भी नहीं कह सकते कि मतलब ज़्यादा आसान थे या हार्ड थे, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे आज। मैंने बस आपको बेसिकली समझाने के लिए बताया कि देखो पेडागोजी आपकी ज्यादा हार्ड नहीं आती। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि क्या पढ़ना है आपको। बच्चों को आपको सुप्रीम पावर मानना है, आपको कभी भी बच्चे के संबंध में आपको गलत आंसर नहीं देना, ठीक है। और एनचप आपको पढ़ना है, एनईपी 2020 आपको पढ़ना है, और पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड आपको देखने हैं। डेली 8 बजे आपको क्लास देखनी है, और जो नोट्स के अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं उनको आपको डेली करना है। इससे बाहर आपको पेडागोजी नहीं जाएगी। और दूसरी बात, जब आप लोग सीटेट के अंदर अपना पेपर एग्जाम पास कर लोगे ना, तो जैसा आप लोग केवीएस के एग्जाम के लिए जाओगे, या सुपर टेट जाओगे, या फिर मान लीजिए डीएसएसबी के लिए आप लोग जाओगे, या फिर मान लीजिए आप लोग किसी और दूसरे एग्जाम के लिए जाते हो, राजस्थान के लिए जाते हो, तो वहां पर भी आपको पेडागोजी हेल्प करेगी। मतलब यहाँ पर आपका इतना बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा पेडागोजी का, आप लोग यकीन नहीं करोगे, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पेडागोजी को इस तरीके से पढ़ा जाता है। अब आप लोग सिंपल सी मुझे एक बात बताइए, क्या इस तरीके से पेडागोजी आपने कहीं पढ़ी होगी या किसी किताब में देखी होगी? इसलिए मैं कहता हूं पेडागोजी की तैयारी कहीं नहीं हो सकती, इसको बस आपको कोई चाहिए बताने वाला, उसके बाद सारी मेहनत आपकी होती है, ठीक है। बस अब आपका काम प्रैक्टिस करने का है, अब आप लोग बस प्रैक्टिस करिए जी। हिस्ट्री के कंटेंट का, हिस्ट्री का कंटेंट यार सारा नोट्स के अंदर दे रखा है, तो एनसीईआरटी का कंटेंट दे रखा है, उसमें आप देख लीजिए एक बार जुनून जी। और पूछे क्वेश्चन? हाँ देख लिया मैंने। नसीम अख्तर 20 में से 20 आपके, वेरी गुड। आज के क्वेश्चन सभी सही हुए, ठीक है। साजिदा सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? तपेंद्र कुमार सारे पढ़ाते हैं भाई, सीटेट के सारे पढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब कुछ लैंग्वेज नहीं पढ़ाता जो मुझे नहीं आती, जैसे पंजाबी, उर्दू, या मतलब जो दूसरी लैंग्वेज होती है वो मुझे नहीं आती, तो मैं वो नहीं पढ़ाता मैं। और पूछे क्या क्वेश्चन आपका? सर प्लीज रिप्लाई, सीटेट के लिए कौन सी बुक? प्लीज रिप्लाई। यार सीटेट के लिए कौन सी बुक ला रहे हो? क्यों अपना टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हो? ठीक है, इतनी सारी चीज अगर आपको किसी बुक में मिल जाएगी तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना वो बुक, ठीक है। मैं फिर बंद कर दूंगा नोट्स देने। अगर इसका सिर्फ आधा मटेरियल अगर मिल जाए, सिर्फ आधा, तो मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे। पूरा मत देखना, सिर्फ आधा मिल जाए, ठीक है। किसी बच्चे से लेकर देख लेना, सिर्फ आधा मिल जाए तो बताना मुझे। बुक ढूंढते फिर रहे हो अभी भी। और पूछिए। सीटेट अब ईयर में कितनी बार होगा? भाई अब तो एक ही बार चल रहा है। सीटेट नोट्स लेना है, नोट्स आपको वेबसाइट पर मिलेगा। सीधा अपना गूगल पर जाकर लिखो sachinacademy.com, उसके बाद वेबसाइट खुल जाएगी, वहां पर आपको मिल जाएगा। मेरे गुरुदेव भगवान तुल्य सचिन, ठीक है भाई, इतनी बड़ी उपाधि मत दो। आपकी क्लास ज्वाइन कैसे करे? कर ही रखी है भाई क्लास के लिए। यार एक चीज और है, आप लोग क्लास के लिए इतने मैसेज पूछते हो व्हाट्सएप के ऊपर, सर आपकी क्लास लेनी है, क्लास लेनी है। यार मैं कोई सीटेट के लिए पेड क्लास थोड़ी देता हूँ, पेड सीटेट के लिए फ्री क्लास रहती है। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, जो भी आपके दोस्त यार रहते हैं, सीटेट हो गया, यूपीटेट हो गया, रीट हो गया, या जितने भी छोटे एग्जाम हो गए,
इनकी तैयारी में बिल्कुल मेरे हाथ में रहती है। मैं अकेले दम पर शुरू से कराता आ रहा हूं और सभी सब्जेक्ट की मैं अकेले दम पर करा देता हूं। तो इनकी मैं कोई पेड क्लास नहीं चलाता। इतने बच्चे पास हो चुके हैं आज तक, ठीक है। तो इनकी मैं पेड क्लास नहीं चलाता। मान लीजिए जब मेरे हाथ से बाहर चीज चली जाएगी, मान लीजिए मैं सुपर टेट की कराऊं या मान लीजिए केवीएस कराऊं, जहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं और मुझे लगेगा मैं कवर नहीं करा पाऊं, तो मैं सोच सकता हूं कि चलो यार मैं थोड़े से मिनिमम पर उसमें पैसों में मुझे पेड क्लास निकालनी चाहिए। लेकिन इनकी तो यार मैं अपने अकेले दम पे करा सकता हूं। तो मैं इतनी बार कह गया कि थक गया मैं आप लोगों के लिए फ्री में क्लास चला रखी है सीटेट की। तो यार व्हाट्सएप पे इतने मैसेज क्यों करते हो? ये सब आपकी फ्री क्लास चल रही है जो आपकी डेली 8 बजे चलती है, ठीक है। तो आप लोग डेली अपना जुड़ा करें, ठीक। तो सीटेट के लिए आपको कोई मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पेड क्लास की। और पूछे क्या क्वेश्चन आपका, फिर मैं वीडियो को स्टॉप करता हूं। यार आपके तो कमेंट ही नहीं रुक रहे। रुको रुको यार, रुको रुको इतनी स्पीड से। और पूछो। मैथ्स पेडागोजी नहीं बन पाते हैं, मैं कराऊंगा आपको। अभी तो 2-3 चैप्टर हुए हैं, अभी क्लास भी धीरे धीरे चलेगी तो बनेगी आपकी मैथ्स पेडागोजी, ठीक है। एसएसटी पेडागोजी इतनी आसान है यार। ये जो पेडागोजी चल रही है ना, इसी में सब आपकी कवर हो जाएगी। एसएसटी में ध्यान देने वाली बात है, एसएसटी का कंटेंट वो ज्यादा हार्ड है। एसएसटी पेडागोजी तो बहुत आसान है, लेकिन उसका कंटेंट बहुत हार्ड है। पिछली बार जितनी भी शिफ्ट हुई थी ना एसएसटी का पेपर, सभी शिफ्ट में लगभग आपका मॉडरेट पूछा गया था। तो इसलिए एसएसटी में ज्यादातर बच्चे फेल होते हैं। तो एसएसटी में आज से अपना कंटेंट पढ़ना ज्यादा से ज्यादा शुरू कर दो। एनसीईआरटी का कंटेंट जो आपको दे रखा है नोट्स में, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हें खा जाओ अच्छी तरीके से, ठीक है। पेडागोजी कुछ नहीं आएगी, मुश्किल अच्छी तरीके से कर जाओगे। कंटेंट की दिक्कत है बस एसएसटी में, उसको पढ़ जाओ अच्छी तरीके से। और पूछो जी। मैथ्स की प्रिपरेशन चल रही है यूट्यूब पर, आप लोग देखते रहिए वीडियो। अंग्रेजी नहीं चाहिए सर नोट्स में, तो संस्कृत ले लो भाई, संस्कृत का ऑप्शन है, संस्कृत भी आपको दी हुई है नोट्स में। सर आप इतने अच्छे से पढ़ाते कि अगर एक भी गलती होती है तो बहुत तकलीफ होता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं सर, मेरा सीडीपी और बाकी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट ठीक है, बट मेरे मैथ्स और बहुत कमजोर है। कोई बात नहीं, हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। चलो मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ और कल मिलता हूँ ठीक 8 बजे। तब तक आप लोग अपना पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।